नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ शौर्य बुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गुड़ा। आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के टॉपिक एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत को समझेंगे। इसको समझने से पहले ये एडम स्मिथ थे, वो अर्थशास्त्र के जनक थे और वो एक क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट थे। इससे पहले की जो धारणा थी वो था वणिकवाद, और ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने वणिकवाद की घोर विरोध किया, क्योंकि वणिकवादियों की विचारधारा थी कि प्रतिबंधित विदेशी व्यापार होना चाहिए, अर्थात एक्सपोर्ट को तो निर्यात को तो बढ़ावा मिलना चाहिए तथा आयात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि एक्सपोर्ट तो बढ़ना चाहिए और इंपोर्ट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इसके ज़रिए क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो किसी देश को इनकम होगी और इस इनकम के ज़रिए वो अधिक सोने जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को अर्जित कर सकता है। इस प्रकार प्रखर राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने न केवल सिरे से खारिज कर दिया, अपितु उसके स्थान पे स्वतंत्र व्यापार पे बल दिया। उन्होंने एबंद नीति, लेजिस फेयर की नीति, स्वतंत्र जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जो मार्केट के अनुसार पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम डेविड ह्यूम ने 1752 ईस्वी में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में किया था। तो क्लासिकल जो थ्योरी है उसका उल्लेख सर्वप्रथम ह्यूम ने किया था, लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन में 1776 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। एडम स्मिथ जो एक क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, और भी क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अलावा रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि एडम स्मिथ के समर्थक थे। इन्होंने वणिकवाद का घोर विरोध किया था। एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें स्वतंत्र व्यापार पर बल दिया जाता है। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के व्यापार में किसी प्रकार का अवरोध या प्रतिबंध नहीं होता, कि आयात और निर्यात में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण उत्पादन की निरपेक्ष लागतों में अंतर है। उनके अनुसार देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन तथा कृत्रिम साधनों की दक्षता में परिवर्तन से दो देशों की उत्पादन लागतों में अंतर पाया जाता है। उन्होंने बताया कि किसी देश, दो राष्ट्र है, माना ए राष्ट्र और बी राष्ट्र। ए राष्ट्र के साधन जो हैं वो बी राष्ट्र की तुलना में अलग होते हैं। तो ए राष्ट्र के साधन की दक्षता बी राष्ट्र की साधन की दक्षता की तुलना में अलग है। तो ए राष्ट्र किसी दूसरी एक वस्तु के उत्पादन में कुशलता प्राप्त करेगा और दूसरा राष्ट्र बी अन्य वस्तु के उत्पादन में कुशलता प्राप्त करेगा। तो इन उत्पादन के साधनों की कुशलता में अंतर होने के कारण उनकी लागत में भी अंतर पाया जाता है। उस लागत में अंतर होने के कारण दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। एडम स्मिथ के इस सिद्धांत को दो देश दो वस्तु अर्थव्यवस्था वाले देश, जिसमें श्रम की समरूप इकाइयाँ पाई जाती है। श्रम की समरूप इकाइयों का मतलब श्रम एक जैसा है, उसकी कुशलता एक जैसी है। सभी उद्योगों में, सभी स्थानों पे श्रम, जो भी श्रम है वो क्या है, एक जैसा है। उत्पादन स्थिर लागत नियम के अनुसार होता है। अब है निरपेक्ष लागत लाभ। इस सिद्धांत के अनुसार मुक्त व अबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वही स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसको बोलते हैं, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, देशों की ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और विनिमय में विशिष्टीकरण करने की प्रेरणा देता है। वो देश को इस प्रकार के उत्पादन और विनिमय में विशिष्टीकरण करने की प्रेरणा देता है जिनमें उन्हें अन्य देशों की अपेक्षा निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त हो। जब
देश निरपेक्ष लागत लाभ के आधार पर विशिष्टीकरण करता है तो वह उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उसका निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त होगा। इससे प्रत्येक देश की आय में भी वृद्धि होगी और संसाधनों का उपयोग और आवंटन भी उचित होगा। निरपेक्ष लागत सिद्धांत की मान्यताएं। ये जो मान्यताएं हैं उनमें से ये ऊपर वाली जो 7 मान्यताएं हैं। नंबर 1, दोनों देशों की रुचि समान है। दोनों देशों में तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित है क्योंकि उत्पादन का साधन केवल और केवल श्रम को माना है। उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर तो पूर्णतः गतिशील, परंतु दोनों देशों के मध्य पूर्णतः गतिहीन होते हैं। कि जो उत्पादन का साधन है जैसे श्रमिक है तो वो एक देश में तो कहीं भी जा सकते हैं, गतिशील होते हैं, लेकिन एक देश से दूसरे देश में गतिहीन होते हैं। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है अर्थात वस्तु व व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्ण रोजगार में लगे हैं। इसका मतलब उन राष्ट्रों में, उन दोनों देशों में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई परिवहन लागत नहीं है। अब हमें जनरल बात पता है कि एक देश से दूसरे देश में अगर कोई वस्तु का आयात या निर्यात किया जाता है तो परिवहन लागत मानते हैं, लगती है। लेकिन एडम स्मिथ ने इसको क्या माना है? स्थिर माना है। और लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण प्रतियोगिता है। ये जो मान्यताएं हैं ये एडम स्मिथ के सिद्धांत में, रिकार्डो के सिद्धांत में, हेबलर के सिद्धांत में, जे.एस. मिल के सिद्धांत में, एचओ थ्योरी, सब में सेम रहेगी। उसके बाद एडम स्मिथ बात करते हैं कि एडम स्मिथ का जो मॉडल है वो 2 देश 2 वस्तु, 2 देश 2 वस्तु और एक साधन, 2 देश 2 वस्तु और एक साधन, एक साधन जो है वो कौन है? श्रम है। तो एडम स्मिथ का मॉडल है 2x2x1 मॉडल। श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है, श्रम के अलावा कोई भी उत्पादन का साधन नहीं है। अतः उत्पादन में जो संपूर्ण लागत लगती है वो केवल श्रम लागत है, अर्थात उत्पादन की जो भी लागत लगेगी वो कौन सी लगेगी? जो हम श्रमिक को मजदूरी देंगे वो ही श्रम लागत लगेगी। इसी को श्रम का मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। सभी श्रम इकाइयाँ समरूप है, जितनी भी उस देश में श्रम की इकाइयाँ हैं वो सब की सब एक जैसी है, अर्थात श्रम की कुशलता सभी उद्योगों में समान है। स्थिर लागतों या प्रतिफलों के नियम के अधीन वस्तुओं का उत्पादन होता है। दोनों देशों में वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के आधार पर व्यापार किया जाता है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। अब इस सिद्धांत को हम एक तालिका के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो दिया गया है, इस साइड में वस्तु दी गई है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। यहाँ देश दिए गए हैं, ए देश और बी देश। और ये जो तालिका है वो दर्शा रही है प्रति श्रमिक उत्पादन, प्रति श्रमिक उत्पादन कि एक श्रमिक कितना उत्पादन करेगा। तो पहले देश ए की बात करते हैं। देश ए में अगर एक श्रमिक उत्पादन करता है तो वो अक्स वस्तु की 10 इकाइयों का करता है और वाई वस्तु की 5 इकाइयों का कर रहा है। देश बी में एक श्रमिक अक्स वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है तथा वाई वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन करता है। अब इस तालिका को स्पष्ट करेंगे। तालिका में प्रति श्रमिक उत्पादन दर्शाया गया है। तालिका के अनुसार देश ए में प्रति श्रमिक अक्स वस्तु की 10 इकाई और वाई वस्तु की 5 इकाई का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार देश बी में प्रति श्रमिक अक्स वस्तु की 5 इकाई तथा वाई की 10 इकाइयों का उत्पादन होता है। इससे स्पष्ट है कि देश ए में अक्स वस्तु की निरपेक्ष लागत कम है और देश बी में वाई वस्तु की निरपेक्ष लागत कम है। अब इस दोनों देशों में क्या हो सकता है? एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो वो देश क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर ए देश अक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण और निर्यात करता है। इसका मतलब हमने इस तालिका में देखेंगे कि अब जो ए देश जो था वो अपने श्रमिक की दोनों इकाइयां अक्स वस्तु के उत्पादन में लगा देगा और वाई वस्तु के उत्पादन में कोई इकाई
श्रम की नहीं लगाएगा। तो अक्ष वस्तु का उत्पादन 1 इकाई से कितना हो रहा था पिछली वाली तालिका में 10, तो 2 इकाइयों से कितना हो गया 20। इसी प्रकार बी देश अपने उत्पादन के सभी साधनों को वाई वस्तु के उत्पादन में लगा देगा, तो यहाँ वाई वस्तु का उत्पादन कितना हो गया 20 इकाई और अक्ष का कितना हो गया 0। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर ए देश अक्ष वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण और निर्यात करता है। केवल अक्ष वस्तु का उत्पादन करता है और उसी का क्या करता है निर्यात करता है। बदले में वाई वस्तु का क्या कर लेता है वो आयात करता है। और देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है व निर्यात करता है तथा अक्ष वस्तु का आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर देश ए अपने सभी श्रमिकों को अक्ष वस्तु के उत्पादन में लगाता है और देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में लगाता है। इससे हुआ क्या, तो हमने पहली तालिका में जो पढ़ा था कुल उत्पादन कितना हो रहा था, यहाँ कुल उत्पादन हो रहा है 10 इकाई अक्ष वस्तु, 5 इकाई वाई वस्तु, 5 इकाई बी देश में अक्ष वस्तु और 10 इकाई बी देश में वाई वस्तु। तो टोटल मिला के कुल उत्पादन हो रहा है 10 + 10 + 5 + 5, टोटल कुल उत्पादन हो रहा है 30। ठीक है, और एक देश में कुल उत्पादन कितना हो रहा है, ए देश में कुल उत्पादन अक्ष वस्तु और वाई वस्तु का 15 और बी देश में अक्ष वस्तु और वाई वस्तु का 15। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद की स्थिति देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद की स्थिति में ए देश में अक्ष वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है 20 और बी देश में वाई वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है 20, तो टोटल कितना हो गया 40। पहले 30 हो रहा था, अब उत्पादन हो गया है ज़्यादा 40, इसलिए देश की आय में क्या होगी वृद्धि होगी। और तालिका से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से दोनों वस्तुओं की 5-5 इकाइयों का अधिक उत्पादन होता है एवं कुल उत्पादन भी 40 इकाई हो जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों देशों के लिए क्या है लाभदायक है। कहने का मतलब एडम स्मिथ ने कहा था कि जिस देश में जिस वस्तु की उत्पादन लागत कम है उसके उत्पादन में वो विशिष्टीकरण करेगा और उस वस्तु का उत्पादन करेगा तथा अन्य वस्तु का दूसरे देश से क्या करेगा आयात करेगा। अब इस सिद्धांत की आलोचनाएं, यह सिद्धांत उस समय लागू नहीं होता जब किसी देश को किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ नहीं हो। अधिकतर पिछड़े देशों में श्रम और मशीनों की अकुशलता के कारण उत्पादन की किसी भी क्रिया में निरपेक्ष लाभ नहीं होता है। अब जो श्रम और मशीनें हैं वो अकुशल होती है लगभग अल्पविकसित देशों में, इसलिए उत्पादन में उस राष्ट्र को निरपेक्ष लाभ होता ही नहीं है। और जब ये निरपेक्ष लाभ होता ही नहीं है तो ये सिद्धांत अपने आप असफल हो जाता है। यह सिद्धांत उन तत्वों की खोज करने में असफल रहा है जो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में मान्यता में पढ़ा था ये सिद्धांत 2 देश 2 वस्तु और 1 साधन मॉडल पर आधारित है। तो 2 से अगर अधिक राष्ट्र हो गए तो ये सिद्धांत फेल हो जाएगा, ये इसकी एक प्रकार की आलोचना हो गई। नेक्स्ट, एडम स्मिथ का आधिक्य के निर्गम सिद्धांत का पिछले देशों की विकास की प्रक्रिया पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह सिद्धांत कठोर मान्यताओं को लेकर चलता है। कठोर मान्यता जैसे मैंने शुरू में बताई कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन है और श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जिन्होंने एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत सिद्धांत को नकार दिया और अपना स्वयं का एक नया सिद्धांत दिया तुलनात्मक लागत सिद्धांत। थैंक यू।